रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। आज बात इस्लामी शिक्षण संस्थान यानी कि मदरसों की। दरअसल मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कानूनगो कर रहे हैं। इसके बाद से मदरसों पर सवाल भी खड़े होने लगे। तो मदरसों में हिंदू बच्चों का काम क्या है? अब यही सवाल हर तरफ गूंज रहा है। जो भी सुन रहा है उसके दिमाग में यही सवाल कि मदरसों में हिंदू बच्चे कर क्या रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक इस वक्त मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को निकालकर सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया है। उधर इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत हाई हो चली है। मदरसे में हिंदू बच्चों का क्या काम? हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। मदरसों का काम, इस्लाम का ज्ञान। मदरसों में हिंदू बच्चों के एडमिशन की बात आ रही है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मदरसा में मुस्लिम धार्मिक एजुकेशन दी जा रही है। वहाँ हाईटेक तरीकों से शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम। पूरे समय चुनाव के मोड में रहते हैं, इवेंट के मोड में रहते हैं। किसी की कोई चिंता नहीं है स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, कोई जानकारी नहीं है। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है, स्कूल में कितनी फीस ली जा रही है, किस तरीके से धांधली चल रही है, कुछ पता नहीं रहता है सरकार को। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्हें उर्दू के साथ इस्लाम की तालीम दी जा रही है। मदरसों में न सुरक्षा के इंतजाम है, न ही NCERT की शिक्षा व्यवस्था लागू है। ये पर्दाफाश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया है। इसके बाद MP में सियासत गर्मा गई है, लेकिन सवाल यही कि मदरसों में हिंदू बच्चे का क्या काम। आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो मध्य प्रदेश के महाडिबेट में हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। मदरसों में हिंदू बच्चे आखिर क्यों? सवाल नंबर 1 है कि हिंदू बच्चों का मदरसों में क्या काम है, क्यों उन्हें भेजा गया? दूसरा सवाल ये कि NCPCR की चिंता कितनी जायज है, जो प्रियंक कानूनगो ने चिंता जताई है। इसके अलावा तीसरा सवाल, मदरसे को आर्थिक सहायता फिर क्यों मिल रही है? कई सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज की इस महाडिबेट में हम करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। यशपाल सिसोदिया साहब पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। यशपाल जी बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी आपका बहुत स्वागत। हिदायतुल्लाह शेख आप काजी हैं। हिदायतुल्लाह साहब आपका भी बहुत स्वागत। और राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल सिसोदिया जी मैं आप ही के पास आता हूं। सवाल इसीलिए भी क्योंकि हम मदरसों की जांच करवाएंगे। हम मदरसे अवैध कितने हैं, वैध कितने हैं, यह पता करवाएंगे। यह चुनाव से पहले खूब बातें होती थी, लेकिन यह सरकार को अभी तक यह नहीं पता था कि मदरसे में कितने हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। किसकी नाकामी है? पुनीत जी, विषय बड़ा गंभीर है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अगर कोई तल्ख टिप्पणी की है और शासन को आंकड़े भेजे हैं तो निश्चित रूप से शासन उसके बारे में संज्ञान लेना ही चाहिए। क्योंकि पुनीत जी, बच्चा बच्चा है, पालक और अभिभावक किन परिस्थितियों में इन मदरसों में उन बच्चों को पठन पाठन के लिए भेज रहे हैं जो केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से
अनुदान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि वहां तामिल शिक्षा यदि तो सिर्फ इस्लाम की अगर वहां पढ़ाई होती है तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि उन बच्चों को अन्य विषयों को, चाहे वो तकनीक से जुड़ा हो, चाहे आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, इन सारे विषयों पर क्या उन बच्चों को, जो बच्चे न केवल हिंदू के पुनित जी बल्कि मुस्लिम समाज के बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा के कानून के अधिकार के अंतर्गत जो नॉर्म्स बने हैं, जो नियम बने हैं, जो प्रक्रिया है, देखिए कोई भी चीज चलती पुनित जी तो शासन के द्वारा जहां जिन संस्थाओं में अनुदान प्राप्त होता है या जहां व्यवस्थाओं का दौर दौरा उन सरकारी बजट के आवंटनों से होता है, तो निश्चित से हमको प्रक्रिया को भी जानना पड़ेगा, नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, शिक्षा के कानून का भी हमको पालन करवाना पड़ेगा। और ये देखने का काम न केवल सरकार का पुनित जी बल्कि समाज का भी काम है। आयोग ने यदि कोई प्रश्न उठाया, आयोग की कोई टिप्पणी मेरे पास नहीं है, आपके डिबेट के विषय पे मैं कह रहा हूं, अगर आयोग ने कोई टिप्पणी करी है तो सरकार के संज्ञान में आएगा, सरकार उसके ऊपर बातचीत करेगा। लेकिन जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ाया जाता है और वहां हिंदू समाज के बच्चों ने पढ़ाई कर ली है, तो देखिए पुनीत जी, प्रश्न तो इस बात को उठता है, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? क्या धर्म पर परिवर्तन की शिक्षा दी जा रही है? क्या उनको मजहबी हिंदू धर्म तोड़ने की बातें सिखाई जा रही है? सारी चीजें यक्ष चक प्रश्न लेकर के सामने पुनीत जी खड़े हुए हैं। इसलिए लेकिन इस यक्ष और इस प्रश्न दोनों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसके पीछे भी, इस यक्ष प्रश्न के पीछे भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब भी तलाशना बहुत जरूरी है। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपको क्या लगता है ये क्या चल रहा है? बात तो कहां हो रही थी कि मदरसों को हम देखेंगे कौन से वैध हैं कौन से अवैध हैं, उनकी गिनती करवाएंगे, क्या चल रहा है वहां पर, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी बात करेंगे। लेकिन यह तक खबर नहीं कि कितने मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है। सर, ये उठाने का कारण ये था कि हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ हम पेरुजल कर सकते हैं, कहाँ पर हमें देख सकते हैं क्या चल रहा है। यदि हम किसी भी शैक्षणिक न्यास के अंदर, संस्थान के अंदर जा करके देखते हैं कि वहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, वहाँ का सिलेबस क्या है, वहाँ पे औचक निरीक्षण करने पर क्या पाया जाता है, इसकी अनुमति शासन को अधिकार मानना चाहिए कि किसी भी समय पर औचक निरीक्षण करके इसकी जानकारी ले। पूर्व में भी पूर्व गृह मंत्री ने हमारे इस प्रदेश के अंदर भी इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया था और वापस से इसे वर्तमान में लागू करके लेने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का आप कह रहे हैं कि आवश्यकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारियों का पता क्यों नहीं चलता? जो जिम्मेदार हैं वो आखिर क्यों नहीं देखते हैं? हिदायतुल्लाह साहब शेख जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काजी साहब हैं, हम उनसे समझते हैं, क्योंकि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है। और शेख साहब ये भी समझना चाहेंगे कि हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। आपकी टिप्पणी क्या है? जी शेख साहब, आप बोल सकते हैं। जी जनाब, मैं ये कहना चाहता हूं, मदरसे के ताल्लुक से ये जो तमाम तरह की गलत फहमियां जो पैदा हो रही हैं, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जितने भी मदरसे गवर्नमेंट से जो है जो अनुदान प्राप्त हैं, तो उनका सिलेबस, उनका पूरा पैटर्न अंडरटेकन गवर्नमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अंडर में देने चाहिए मदरसों को। वहां का सिलेबस फिक्स होना चाहिए और वहां पर आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। इस्लामिक शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन इस्लामिक शिक्षा पाने वालों को भी आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए और किसी भी समाज के बच्चे वहां पढ़ते हैं ताकि उनको आधुनिक शिक्षा पूरी मिल सके जो हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक है। लेकिन हम मदरसों को इस तरह से कर दिया, कोई गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई कानून बनाती है कि हम जो है ना अपना कोई अफसर वहां नियुक्त करें, कोई अधिकारी या डीओ वगैरह को उनको आदेशित करें कि भाई जिस तरह और स्कूल वगैरह जो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं उसी तरह अनुदान प्राप्त मदरसों को भी
जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी बाकायदा जो उनका सिलेबस भी फिक्स करे, उनकी जानकारी भी ले, उनके एग्जाम वगैरह की भी हो, बाकी मदरसों की भी जिम्मेदारी होती है कि ये इत्तला दी जाए, जानकारी पहुंचाया जाए कि इतने बच्चे जो हैं हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सरकार को मदरसों की भी जिम्मेदारी बनती है, इत्तला होनी चाहिए। अब हिंदू बच्चों का जहां मसला आया, अब ये भ्रांति फैल गई कि भाई हिंदुओं को वहां से निकाला जाए या बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे देश का इतिहास ये रहा है। हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद मदरसे में ही पढ़कर निकले थे और उन्होंने अपने देश की जो अपनी शिक्षा थी उस शिक्षा को प्राप्त किया था। और आज वो किस पोस्ट पर वहां पहुंचे थे, तो मदरसे में से ही पढ़ के निकले थे शुरू में, और हमारे यहाँ मदरसों का चलन भी था। लेकिन आज ये गवर्नमेंट की पता नहीं क्या कमजोरी है कि मदरसे के ऊपर जो है ना कंट्रोल नहीं करते, देखभाल नहीं करते। एक अपना डीओ को नियुक्त करना चाहिए कि भाई मदरसों को भी उसी तरह से ये मेंटेन करें जिस तरह और स्कूल होते हैं, और उनकी शिक्षा को फिक्स करें, उसका सिलेबस फिक्स करें। उनका सिलेबस फिक्स करना चाहिए और उसमें आधुनिक शिक्षा पूरे कंपलसरी होना चाहिए आरटीई के तहत। आप कह रहे हैं किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है, सरकार देखती नहीं है। आप ये कह रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी, क्या है कांग्रेस का स्टैंड इस पूरे गंभीर मामले पर? देखिए पुनीत जी, सारी चीजें सुनी, आपने भी सुनी। ये सारी समस्या 18 सालों में नहीं दिखी इनको, आज दिखने लगी। इसके पीछे कहीं ना कहीं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया है। सरकार तो सिर्फ इवेंट करने में व्यस्त है, नई नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने की सुविधा व्यस्त है, बंगलों की साज सज्जा में व्यस्त है। 18 साल हो गए हमें चिल्लाते हुए कि इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन कभी इनके कानों पे जू नहीं लगी। आज ये मदरसों को लेकर के आ गए। ये प्रियंक कानूनगो साहब को ये अधिकार किसने दिया कि हिंदू बच्चे पढ़ेंगे कि मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे? ये तो इससे तो कोई भी सहमत नहीं होगा प्रदेश का, देश का नागरिक। आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि वहां पर कौन सी संस्था है, वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर के आपने कभी औचक निरीक्षण किया हो? आपको तो ये तक नहीं मालूम कि वहां कितने मदरसे इस प्रदेश में चल रहे हैं। कोई 1785 बता रहा है, कोई 1755 बता रहा है। लगातार रजिस्टर्ड मदरसों को लेकर के आपको जानी नहीं है। इसका मतलब इस प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हिसाब किताब चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था में आप देखिए, जहां स्कूल है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उसकी छत टपक रही है, छत नहीं है, खुले में पेड़ के नीचे पड़ रहे। 18 सालों में 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया आपने और स्कूलों की व्यवस्था नहीं कर पाए। सवाल ये उठता है कि इन बच्चों को मदरसे जाने की जरूरत क्यों पड़ी, जिनको लेकर के बिल्कुल सही बात कि इन बच्चों को ऐसी, क्या इन परिवारों के सामने ऐसी विवशता थी या क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? मदरसों में बच्चों का एडमिशन अगर कराया गया तो क्यों करवाया गया, और क्यों वहां पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं लगातार और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है? राकेश गोयल साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं इस मसले को? देखिए पुनीत जी, जो छात्र है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो देश का भविष्य है। उसका अधिकार है एक अच्छी शिक्षा लेना, वैज्ञानिक शिक्षा लेना, आधुनिक शिक्षा लेना। पर ज्यादातर मदरसों की क्योंकि हालत देने हैं, हमने पहले भी काफी इस चीजों पे डिबेट भी की और काफी चीजें सामने भी आई। कुछ तथ्य हैं कि जैसे अब हिंदू बच्चे वहां पे जाते हैं, इस्लामिक अगर वो तालीम लेते हैं, तो इसका एक गंभीर परिणाम समाज के ऊपर ये पड़ता है। हमने पीछे भी देखा था, शशांक को सलीम बनते हुए भी हमने देखा। तो ये सब चीजें समाज एक्सेप्ट नहीं करता। और जिस तरीके से मदरसों में पढ़ाया जाता है शिक्षा का, अब हर मदरसा बराबर नहीं है, पर काफी मदरसे ऐसे हैं जो धरती को आज भी वो चपटी बताते हैं। सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस तरीके की शिक्षा वो देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या उनका स्तर होगा। अगर 30 बच्चों की क्लास है, दो बेंच जिनके जिन्नात के बच्चों के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं कि जिन्नात के बच्चे इसमें बैठ के पढ़ेंगे, तो उस तरीके की अगर भ्रांतियां फैला के मदरसों को चलाया जाएगा तो उन बच्चों के अंदर भी कोई मानसिक ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, कि ज्यादा विकास नहीं होगा। और बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जिनको वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना चाहिए, वो ना बन के वो एक निम्न स्तर की तालीम लेकर और वो उसी जिहादी मानसिकता पे चल पड़ेंगे, जिसका आज पूरी दुनिया जिससे परेशान और सामना कर रही है। यशपाल सिसोदिया साहब, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपके पास ये डेटा है कि मध्य प्रदेश में
कितने स्कूल बंद हो गए? पुनीत जी, समय समय पर जब शिकायतें प्राप्त होती अवैध मदरसों के संचालन को लेकर के, और जिस प्रकार से चलते और जिस प्रकार से गतिविधियां भी कहीं सार्वजनिक होती है या होने को लेकर के चर्चा होती है, तब निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि मध्याह्न भोज के मामले में भी पुनीत जी मुझे ध्यान है कि मेरा खुद का विधानसभा में प्रश्न था, फर्जी तरीके से मध्याह्न भोज, जो कि भारत की सरकार का सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत, निर्देश के अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है, उसको लेकर के भी प्रश्न उठते, कितने अवैध हैं और कितने बंद हो गए हैं, इसकी जानकारी तो निश्चित से शासन से उपलब्ध हो सकती है। और आजकल मध्य प्रदेश में मेरा सीधा सवाल था आपसे कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल कितने बंद कर दिए गए, इसकी कुछ जानकारी आपके पास है? सरकारी स्कूल बंद किन परिस्थितियों में हुआ है उसका जवाब तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, जैसा जितेंद्र जी कह रहे थे, जितेंद्र जी, आपके कालखंडों में स्कूल का शिक्षक की क्या स्थिति थी? पेड़ के नीचे स्कूल लगते थे। आज जिला मुख्यालयों पर और ग्रामीण क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल 35-35, 50-50 करोड़ रुपए की लागत के बन रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर सुधरा है, लेकिन सिसोदिया साहब, आज जो हो रहा है, आज ही की तस्वीर पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तस्वीर जो है वो आज ही की है। 18 साल पहले और 20 साल पहले की तस्वीर पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पुनीत जी हमको गर्व है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अगर बनी है, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हिदायतुल्लाह साहब क्या कह रहे हैं आपने शायद सुना नहीं। उन्होंने कहा कि मदरसों में सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, सरकार देख नहीं रही है। हिदायतुल्लाह साहब ये कह रहे हैं। नहीं पुनीत जी नहीं, सरकार के आवंटित बजटों का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और ये कानून को साहब पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे, आपको याद होगा। गंगा जमुना जो हॉस्टल है वहां पर क्या चल रहा था उसका खुलासा उन्होंने किया था। सागर भी गए थे, वहां पर भी कई सारे खुलासे उन्होंने किए थे। धर्म परिवर्तन जैसी बातें उन्होंने बताई थी। इसके अलावा उन्होंने, सुन तो लीजिए, रायसेन में उन्होंने जब छापा मारा तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते पकड़े पाए गए। इसके अलावा शराब फैक्ट्री में पता चला कि वहां पर स्कूली बच्चों को स्कूल बस में ले जाया जा रहा, मजदूरी करवाई जा रही है। यह मध्य प्रदेश की तस्वीर है। शिक्षा का स्तर शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चों के मध्य प्रदेश में भविष्य की तस्वीर सामने आ रही है। तो ये देश कहां जाकर के खड़ा होगा? इसीलिए जो टिप्पणियां आती है, जो कार्य व्यवस्थाएं की जाती है, समय दर समय पर सरकार उसकी चिंता करती है। और शिक्षा के क्षेत्र में पुनीत जी जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, पटेल, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन यहां नजर आ रहा है, परिवर्तन नजर आ रहा है। आप जितेंद्र जी क्या कहेंगे? आप सीएम राइज देखिए पुनीत जी, आपकी तलखी ये बता रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इस बात को लेकर के गुस्सा है कि आज हम भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। 18 सालों से सरकार में बैठे, रोजाना स्कूल बंद हो रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है कि कितने स्कूल बंद हुए, आपके पास जानकारी नहीं है कितने स्कूल बंद हुए। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकारों से अच्छा इस व्यवस्था हो रही, आपकी व्यवस्था दिख रही है। आज ये बताइए, आपका ये कहना है जब जब शिकायतें मिलती है, जब जब कार्रवाई कर देते, पहले भी अभी पिछले साल भी शिकायत मिली, क्या कार्रवाई की आपने? इनको जानकारी नहीं है पुनीत जी। इस प्रदेश में किसान आत्महत्या रोजाना कर रहे हैं, इस प्रदेश में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की बात कर लेते हैं अभी तो। सिसोदिया जी को जानकारी नहीं है। ठीक है, महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी की टिप्पणी ले लेते ना इस पर। महाराज जी सरकार कह रही है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तमाम बात, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है महाराज जी, वो क्या सवाल व्यवस्थाओं पर खड़ा नहीं कर रही? जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं उनके ऊपर सवाल है कि आप क्या देख रहे हैं? देखिए, व्यवस्थाओं की ये कमियां हम निरंतर रूप से देखते चले आ रहे हैं। विशेष तौर पर हम कहते हैं कि इस राष्ट्र का जो मौलिक विचार है वो सनातन है, और उस सनातन के साथ में ये अंदरूनी तौर पर एक षड्यंत्र सा चलता है। मैं अभी पढ़ रहा था कानूनगो जी की कुछ बातों को, और उसके अंदर मैंने पढ़ा कि ये मदरसे तो आरटीई के अंदर भी नहीं आते, यानी राइट टू एजुकेशन के अंदर भी इनको चिन्हित नहीं किया गया। उन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है, यह बड़ा
विकट सवाल है। रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था इतने वर्षों के अंदर क्या ये जानकारी नहीं ले पाई कि कितने मदरसे हैं, किसको कितनी ग्रांट्स मिलती हैं? यदि हमारे पास में धर्मस्व विभाग है, यदि हमारे पास में और भी ऐसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उन्होंने ये जानकारी नहीं दी? यह अपने आप में बेहद चिंतनीय प्रश्न है। और हैरानी की बात यह है कि शायद अभी इस बात का भी जवाब शायद नहीं मिल पाना है आज की इस डिबेट में, कि अभी जो बयानबाजी तो हो जाती है ना, बयान देने में क्या जाता है कि हम ये जांच कराएंगे, वो जांच कराएंगे। क्या इसके लिए जांच समिति बन गई? क्या जांच चल रही है? जांच चल रही है तो कहां पहुंची है? इनके जवाब भी नहीं मिलेंगे। और दूसरी तरफ कानून को साहब की टिप्पणी। हिदायतुल्लाह शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर कि ये हीला हवाली, ये क्या है ये सब? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे सरकार को मदरसों के ताल्लुक से उसी तरह से पैटर्न कायम करना चाहिए जैसे कि जो स्कूल में होता है। हमने और क्वालिफाइड टीचर्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स होते हैं, उनको नियुक्त करना चाहिए। इस्लामी शिक्षा अपनी जगह है, वो हमारे आलिम हाफिज वो देते बच्चों को, लेकिन हिंदू मुसलमान सभी बच्चे अगर वहां पढ़ते हैं तो आधुनिक शिक्षा के तहत सरकारी जो हमारा रूल है, जो हमारा पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो हर मदरसे के अंदर कायम होना चाहिए। और गवर्नमेंट देखिए पूरी तौर से अपना मुस्लिम धर्म गुरु काजी साहब भी यही कह रहे हैं, राकेश गोयल साहब, काजी साहब भी यही कह रहे हैं कि जो बात आप बढ़ा रहे थे वही बात काजी साहब भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी तैयार है, मदरसे भी तैयार है कि वहां वैसी व्यवस्था होना चाहिए, फिर किसकी गलती है? देखिए पुनीत जी, काजी साहब की बात का मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, पर अगर हम देखें तो इस समाज में काजी साहब जैसे लोग बहुत कम है। आज जैसे ही मदरसों पे कोई बात चलती है तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे हैं, वो खड़े होते हैं उसके विरोध के अंदर। वो चाहते नहीं कि जांच हो, वो नहीं चाहते कि एनसीईआरटी की या किसी भी कोई आधुनिक शिक्षा के अंदर उनको लाया जाए। वो नहीं चाहते कि उनकी ये भी जांच हो कि उनको कहां से फंडिंग मिलती है, कहां से पैसा वो लेते हैं और किस तरीके की वो तालीम देते हैं। तो इस चीज का काजी साहब की बात का मैं स्वागत करता हूं। और एक शेर मैं आपको बताता हूं इकबाल साहब का, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। अगर काजी साहब जैसे ख्याल सबके होंगे तो इस कौम की हालत, इस देश की हालत, इस दुनिया की हालत जरूर बदलेगी। दुनिया की हालत, देश की हालत, कौम की हालत, बच्चों का भविष्य भी अंधकार में नहीं होगा, जो तस्वीर नजर आ रही है। सिसोदिया साहब, क्या कहेंगे आप? फिर वापस वही कि अभी क्या, हमने तो बयान सुने थे, आपको तो याद होगा, मैं तो नाम गिना दूंगा कि किस किस ने बयान दिए हैं। तमाम नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया कि मदरसों की जांच होना चाहिए, कौन से वैध हैं कौन से अवैध हैं, इसकी जांच होना चाहिए। क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप पुख्ता? इससे पुनीत भाई, समय दर समय पर मैं फिर कहना चाहता हूं, सरकार के द्वारा शिकायतों के आधार पर मदरसों पर भी जांचें की जाती है और करनी चाहिए। और जिस प्रकार से अभी गोयल जी बता रहे थे, हमारे राकेश जी और काजी साहब का स्वागत की बात करते हैं, लेकिन जो सरकार काम करती है, जितेंद्र जी आप ही आड़े आकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे ऊपर सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाने लगते हैं और तरह तरह की अफवाहें पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में आप काम नहीं कर रहे हैं? स्कूल में, इस चक्कर में क्या सरकार काम नहीं करेगी? नहीं करेगी ना, करनी चाहिए, करती है, लेकिन आड़े कौन आता है? राजनीति विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जाती है, भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है। जितेंद्र जी, आपका जवाब। देखिए, आप अगर छलनी में दूध दोएंगे और किस्मत को दोष देंगे, विपक्ष हरदम आपके सहयोग के लिए खड़ा है। हमने 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने का काम किया था। उन सबको बंद करने का काम आपकी सरकार ने किया है। सवाल फिर वही उठता है, अगर शिक्षा व्यवस्था होती आपके पास तो ये लोग मदरसे में इस मामले में, क्योंकि मदरसे में जाने की कोशिश स्कूलों की संख्या कम हो रही है। कहीं ना कहीं आपका शिक्षा का मिशन फेल हुआ है। इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट है, इसलिए आप दिखा। चलिए, कांग्रेस कह रही है शिक्षा व्यवस्था चौपट है, लेकिन कुल मिलाकर प्रियंक कानून को आए और टिप्पणी करके गए हैं तो एक मैसेज देकर गए हैं कि क्या काम हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए और जिन पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल आने वाले कल का है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज की मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना है।